जैन साथी ठगी पीड़ित एक परिवार जिसे कि ठगों के मामले में बहुत ज़्यादा ही लोग परेशान हो चुके हैं। ये कानून 2019 से बना हुआ है। आज जानते हैं इस पे लोग कितना परेशान हैं और कैसे दिक्कत आई और कहाँ-कहाँ कंप्लेंट लगाई। इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। और दुनिया में कितने लोग परेशान हैं और कब तक उनका रेवेन्यू वापस मिल सकता है। ऐसे में एक सहारा इंडिया के परिवार का जो मेन कि कानून 2019 में बन चुका, अब तक क्या हुआ? देखिए 2019 में बना कानून भुगतान की गारंटी के अधिकार का, जिसको हम बोलते हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। लेकिन चूंकि जो लोग विक्टिम हैं, जो लाभार्थी जिनको हम कहेंगे, जिनका पैसा किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा, उनको इस कानून के विषय में पता नहीं था कि कोई इस तरह का कानून बना है। सरकार ने बना दिया कानून। सरकार की परिस्थितियां थीं, क्या मजबूरियां थीं, या वो वास्तव में लोगों का भुगतान चाहती थी, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन चूंकि सरकार को इस कानून से कोई लाभ नहीं होना था, इसलिए इस कानून को सरकार ने डंप रखा, किसी को बताया नहीं कि इस तरह का कोई कानून बन गया है। जैसा कि अन्य स्कीम्स या कानून के विषय में सरकारें करती हैं कि उसका प्रचार प्रसार करें, तमाम अधिकारियों को निर्देशित करें कि भाई इस कानून का प्रचार प्रसार करो, आवेदन लो, लोगों का भुगतान करो। लेकिन इस कानून के संबंध में ऐसा किसी भी राज्यों की सरकारों ने, न केंद्र की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। कानून बनाकर डंप कर दिया गया, कहें तो एक तरह से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जब हमें ऐसा पता चला कि सरकार ने अभी तक इसके रूल्स को भी नोटिफाइड नहीं किया है, केवल एक्ट बना करके रख दिया है, तो हमने इसके लिए लड़ाई शुरू की। फिर फरवरी 2020 में जाकर के इसके रूल्स सरकार को मजबूरन तय करने पड़े, नोटिफाइड करने पड़े। उसके बाद अप्रैल में कोविड आ गया था, तो 1-1.5 साल वैसे ही अफरा तफरी रही। उस पीरियड में सरकार ने कोशिश की कि इस कानून को वापस ले लिया जाए, होल्ड पर डाल दिया जाए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सके। चूँकि हम दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सड़कों पर भी इसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे कि कानून को वापस ना लिया जाए, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करके देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा वापस किया जाए। उस वक्त तक जो हमारे पास आंकड़े थे वो लगभग 20 करोड़ लोगों के थे कि देश में 20 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं। लेकिन अब तो ये 42 करोड़ हो गए हैं। चूँकि सहारा भी डूब चुकी है, तो अकेले सहारा में 14 करोड़ के लगभग हैं, और बाकी कंपनीज भी हमारी नॉलेज में आई। प्रधानमंत्री ने जिन 3 लाख कंपनीज को बंद किया, वो उनमें से भी ज़्यादातर जो है चिटफंड का कारोबार करने वाली कंपनी थी या सेल कंपनी थी। तो उन तमाम की जब जानकारी मिली, तो अब जो आंकड़ा है वो ये है कि 42 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज हैं जिनके साथ किसी न किसी कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठगी की है। तो सरकार का अपना इंटरेस्ट नहीं था इस कानून को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन हमारा इंटरेस्ट था। चूँकि हमें मालूम था कि 5 लाख से ज़्यादा लोग अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण 1250 सैनिकों ने खुदकुशी कर ली है ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। तो हमें लगा कि हमको इस कानून का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कोई कानून ऐसा बन गया है जो आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है आपको, और इस कानून के तहत आप आवेदन करोगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। चूँकि कानून एक टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में कहता है कि 180 दिन में ट्रायल कंप्लीशन करके जो आपकी जमा राशि है उसका 2 से 3 गुना पैसा आपको सरकार वापस करेगी। हमने इन तमाम चीज़ों को लेकर के संगठन बनाया ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से फरवरी 2022 में, और फिर अगस्त 2022 से ही हमने पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया। जगह जगह गए, देश के दर्जनों राज्यों में गए, वहाँ जाकर के जिलाधिकारियों से मिले, डिविजनल कमिश्नर्स से मिले, एडीएम एसडीएम जो भी अधिकारी मिला हम उससे मिले, उनको ज्ञापन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धरना प्रदर्शन सभाएं करवाई देश भर में, और इस कानून को प्रचारित प्रसारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लगभग 300 जिलों में देश भर में इस कानून के तहत भुगतान पटलों की स्थापना हुई।
लोगों से उनके भुगतान के लिए आवेदन मांगे गए और लगभग 12 करोड़ लोग अब तक इस कानून के तहत अपने अपने भुगतान के दावे सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ प्रस्तुत कर चुके हैं। कुछ स्थानों पर इसमें नोटिस वगैरह की कार्रवाई हुई है, समन वगैरह हुए हैं, प्रॉपर्टीज भी जब्त की गई हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर स्थानों पर स्थिति ये है कि वो आवेदन अभी भी ऐसे के ऐसे ही रद्दी की टोकरियों में पड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए हम अब 30 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। चूँकि प्रधानमंत्री ने ही ये कानून बनाया था, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराएं और पैसा जो है लोगों का, चाहे वो सहारा समूह का पैसा हो, PSL पल्स का हो, साईं प्रसाद का हो, किम का हो, जो भी है, समृद्धा जीवन वगैरह, साईं प्रकाश वगैरह, जितनी भी कंपनी हैं उन सबका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाया सेबी या ED या CBI या NCLT या लिक्विडेटर अपने पास रखा हुआ है। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट्स की जो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी हैं उनको वापस दिलाने के लिए और लोगों का भुगतान कराने के लिए हमने 30 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री का अनिश्चितकालीन घेराव का कार्यक्रम बनाया है। या पार्टी पक्ष का फायदा हो, जैसे कि कोई योजना लागू किया हो गरीबों के लिए जिसमें कि उनको वोट मिल सके, कोई ऐसी जिसमें उनके राजस्व बढ़ सके, तमाम ऐसी चीज़ें जब लुभावने वादे आते हैं तो पुलिस भी रोड पे आती है। आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि मुंह पे मास्क नहीं लगाने के कारण 2000 का चालान काटा जाता था, 1000 का चालान काटा जाता था। उसमें सरकार बाकायदा प्रचार भी किया और प्रसार भी किया और लागू भी करवाया। ठीक उसी तरीके से 2019 से यही कानून लागू हुआ है कि लोगों का डूबा हुआ पैसा वापसी है, उस पर ना तो कोई प्रचार है, ना प्रसार है, ना ही प्रशासन है। आइए यहाँ पे कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि जनता कितना जगी है, कितना सोई हुई है। सर, आप 30 तारीख की घेराव पे क्या जनता आपके साथ कितना है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितनी जनता हमारे साथ है, ये तो 30 जनवरी को ही मालूम पड़ेगा जब जनता आएगी। लेकिन जो हमारे पिछले कार्यक्रम रहे हैं, हमने 2 अक्टूबर को किया था गांधी जयंती के अवसर पर, 31 जुलाई को किया था शहीद आज़म उधम सिंह जी की पुण्यतिथि पर, उससे पहले हमने 15 नवंबर को किया था। लगातार कार्यक्रम किए 23 मार्च को, उससे पहले 15 नवंबर को। तो लगातार ये हमारी जो संख्या है वो बढ़ी है और जो लास्ट कार्यक्रम था हमारा, उसमें लगभग 20-25 हज़ार लोग सम्मिलित हुए थे। तो 30 जनवरी का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से इसमें 1 लाख से ऊपर ज़्यादा लोगों की सहभागिता होगी। क्या ऐसा नहीं चाहिए कि प्रशासन आपका सुने और आपकी बातों को आगे बढ़ाए? क्योंकि देश एक आर्थिक विकास चाहता है। आर्थिक विकास रेवेन्यू से ही जनरेट होती है कि लोगों का आर्थिक विकास हो। जब लोगों की रेवेन्यू डूब गई हो, वो अपने विकास के लिए ही लगाया था पैसा कि 1 का 2 हुआ या किसी तरीके से जमा होगा, और जमा की गई ही रकम वह डूब गई तो विकास धरातल में जाएगी ही जाएगी। क्या सर, इस विकास के पीछे आपका क्या कहना है सर? जो उन्होंने कानून बनाया है वो केंद्र से पैसा लेके स्टेट सरकार को दे, जिससे कि वो अपना भुगतान कर सकें। और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो उनकी जो संपत्ति है वो खुद कुर करे। तो कई तो स्टेटों की ही एजेंसियां काम कर रही थी, चाहे स्टेट की चाहे वो किसी की भी है, वो केंद्र को चाहिए कि सारी संपत्तियां खुद करे और स्टेट को पैसा दे और उन सबका भुगतान वो खुद करवाए। अरे ये आप सुन रहे थे कि कुछ जैसे परेशान होने वाले बंदे। एक इस बीच में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने कि कई तारीखों से, उन्हें जैसे सुनने में आया कि SDM से उन्होंने 7 तारीख तक ले लिया और उसके बाद उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और ना तो उन पर कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ कार्रवाई हो रही है, और ये खुद अब सोच में पड़े हुए हैं कि आगे क्या होगा। आइए जानते हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, कैसे थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैंने इस काम पे बर्ड्स एक्ट पे बहुत अच्छी कार्रवाई करवाई देखी, लेकिन अब जुलाई से लेके अब तक ये SDM DM कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये कहते हमें कोई ऊपर से ऑर्डर आएगा। मैं कहा ऊपर का ऑर्डर कहाँ से आएगा, ये सब रूल हैं, देखो पढ़ो।
कोई भी सुनने को राजी नहीं है। सर तो जब एक्ट जो है सचिवालय से लेकर के हर ऊपर जहां कानून बनता है विधानसभा पार्लियामेंट में पास हो चुका, उसके बाद कहां से ऑर्डर आएगा? वो नीचे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कानून जो बन गया है, हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनता है वो बनता ही इसीलिए पब्लिक के लिए बनता है। कानून बनता है पब्लिक के लिए। तो अब वो एसडीएम क्या यूएन का उन्हें ऑर्डर चाहिए? अब हम इस बात में तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो एसडीएम ही बताएगा। इससे ये तो ऊपर के जो अधिकारी अगर सुन सकते हैं तो उनसे हमारी प्रार्थना यही है कि इसको रूल को बिल्कुल इमीडिएटली काम करें, क्यों 4 साल हो गए, 4-5 लगभग साल हो गए, वो इसको करा नहीं पा रहे। ये कह रहे हैं ऊपर से जब कानून पारित होने के जो पीएमओ ऑफिस से लेकर के और राष्ट्रपति भवन से लेकर के राज्यसभा लोकसभा सारी जगह से पास होने के बाद कानून बना, उसके बाद भी ये कहा जाता है कि ये कानून हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा। अब पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आएगा, ऊपर वो एसडीएम ही जवाब दे सकते हैं। आइए कुछ और बैठे हुए हैं जो इस समूह के हिस्से में हैं और इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की गई है, क्योंकि इन्होंने भी लोगों का पैसा जमा करवाया था, किया था। क्या है जानते हैं। सर कैसे हैं? ठीक है। हम आप जमा करता या अभी करता? मैं अभी करता भी हूँ, इससे पहले जमा करता हूँ। तो आपकी परेशानी कब से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, या इसका कोई हल का निदान आपको दिख रहा है? कम से कम 6 साल से इस परेशानी से जूझ रहा हूँ। निदान तो अब इसका स्वतः प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। इससे पहले कोई निदान करे, किसी के पास जाइए आप तो सीधे वे कहते हैं कि ऊपर से कानून बना ही नहीं है, अगर बना भी है तो शायद उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि यदि आप इस देश का भला चाहते हैं, यदि ठगी पीड़ितों का भुगतान कर, तो हो सकता है देश में बहुत कुछ विकास संभव हो जाएगा। अभी सुन रहे थे आप गुप्ता जी को, एक हमारे पास में जो है उन्होंने आरटीआई लगा कर ना जाने कितनों पुलिंदा बना चुके हैं, बट कहते हैं जलेबी भी एक बार 2.5 पॉइंट घूमने के बाद एंड होता है, बट इनकी जलेबी अभी तक घूम ही रही है। देखते हैं कहाँ तक घूमी है और कितनी बार घूमी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कितना जलेबी घूम चुकी सर आपकी? मैं सर पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजकुमार है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन से हूँ। जिस कंपनी में ठगी हुई है मेरे साथ, एचबीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज, विश्वमित्रा इंडिया परिवार, इन दोनों कंपनियों ने मेरी खुद की जमा राशि का करीब 7 लाख रुपए मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है जो कहते हैं कि डूब चुका है। और मैं 2013 से इस काम में कर रहा हूँ, जो कि हर जगह, हर डीएम, हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री और आपका राष्ट्रपति तक मैंने ज्ञापन दिया है। और राष्ट्रपति जी भी इस टाइम मौन बैठे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री नहीं हो रही है। और अगर ऐसे ही रहा तो 2024 में जो हमारा लोकसभा चुनाव होने वाला है, हम इसका बहिष्कार करेंगे और पूर्ण रूप से करेंगे। ये हमारी एकता है और इसको हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के बीच में पड़ते हैं जिन्हें परेशानी होती है। लोगों को लगता है कि यदि कोई कार्रवाई होगी तो ईडी ये सब, जिसमें बहुत सारे नेताओं का भी पैसा लगा होगा। अभी आपने सुना होगा शारदा चिट फंड, शारदा चिट फंड की कंपनियां जो थी वो किसी नेताओं के रिलेटिव की बताई गई, बट रियल क्या था नहीं था वो जांच एजेंसियों को ही बताया जा सकता है कि जांच एजेंसियां अपने भारत में बहुत सारी हैं और सक्षम हैं, यहाँ से लेकर के आगे तक डूबे हुए से जगह हुए तक का पैसा निकालता है। आपने रिसेंटली आपने सुना होगा कानपुर में एक बिल्कुल जो दिखने में भी नहीं लगता था वो पैसे वाले होंगे, अपनी जांच एजेंसियों ने 7 दिन तक कंटिन्यू उसमें गिनती करने के लिए मशीन तक लगानी पड़ी। तो ये हमारे जांच एजेंसियों की शुक्रगुजार है कि वो अच्छे से अच्छे नींव खोद करके निकाल देती है कि लोग कहाँ का पैसा कहाँ डूबा हुआ है और कैसे डूबा हुआ है।
जांच एजेंसियों से भी हमारी गुजारिश है कि वो इन गरीबों की सुने और गरीबों का जो परिवार डूब रहा है उन्हें उठाने की थोड़ी कोशिश करें। मदन लाल जी से लास्ट क्वेश्चन है कि सहारा परिवार वालों का क्या होगा? सर आखिरी क्वेश्चन, सहारा परिवार जो अब डूब चुका है इसका कैसे लोगों को मिलेगा पैसा? देखिए, रास्ता एक ही है, सहारा हो या पल्स हो, चाहे कोई सीजीए हो, डीसीए हो, जीसीए हो, सबका एक ही मार्ग है, अलग अलग मार्ग नहीं है। ये प्रश्न ही लोग गलत करते हैं कि सहारा का क्या होगा। जब तक ये प्रश्न हिंदुस्तान में होता रहेगा कि साहब सहारा का क्या होगा, तब तक पैसा वापस नहीं मिलेगा किसी को। प्रश्न ये होना चाहिए कि ठगी पीड़ितों का क्या होगा। इससे हमारी एकता बढ़ेगी, सब ठगी पीड़ित एकजुट होंगे, और जब एकजुट होंगे तो सरकार पर प्रेशर बनेगा, सरकार बट्स एक्ट की अनुपालना करेगी और बट्स एक्ट से सबका पैसा मिलना है। सहारा का तो नाम ही बार बार इसलिए सरकार भी लेती है, ठग भी लेते हैं, ठगों के दलाल भी लेते हैं और तमाम लोग लेते हैं, ताकि ये जो ठगी पीड़ितों का एक संयुक्त संघर्ष है इसको कमज़ोर किया जा सके, इसको तोड़ा जा सके। इसलिए किसी कंपनी विशेष की बात मैं नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब सरकार ने, संसद ने प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की भुगतान की गारंटी का वचन दिया है, उनको अधिकार दिया है भुगतान का, तो दो पैसा। उसमें सहारा या पीएसीएल या जीसीए या टोगो कहाँ से आ गया? सबका दो, एक ही कानून है सबके लिए। अलग अलग कानून तो है नहीं कि सहारा के लिए अलग बनाया हो या टोगो के लिए अलग बनाया हो, जीसीए के लिए अलग या कल्पतरू के लिए अलग, समृद्धा के लिए अलग, साईं प्रसाद के लिए अलग, या विश्वामित्र के लिए अलग, या एचबीएन के लिए अलग। सबके लिए एक ही कानून है। उसमें किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं है कि ये फलां के लिए है। तो तमाम लोगों को, चाहे वो सहारा वाले हों, कोई भी हों, सबको बट्स एक्ट के अंतर्गत आना पड़ेगा, उसी के तहत अपना क्लेम फाइल करना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। अलग अलग हम लड़ेंगे, कभी किसी का कोई पैसा नहीं मिलेगा, सबका डूब जाएगा, सरकार हड़प लेगी सबका पैसा। जैसे कि सर बता रहे थे कि 3 लाख कंपनियां, जिसका कि 3 लाख कंपनियों का एक ही कानून है, बट्स एक्ट 2019, ठीक उसी तरीके से जनता को एक साथ होना चाहिए कि जो भी कंपनियां हैं, जो 3 लाख कंपनियां हैं, 3 लाख में मान एवरेजन देखा जाए तो हर कंपनियों का कोई ना कोई होगा ठग। तो इसलिए सारी जनता से भी अपील है वो संयुक्त बने और एकजुट हो, और एक संगठन बहुत कुछ कर सकता है। आपका संगठन बहुत आगे तक कर सकता है काम, और आपका डूबा हुआ पैसा निकाल सकता है। इसलिए हो सके तो आप एक बार इस वीडियो को देखें और मदन लाल जी से भी संपर्क करने की कोशिश करें, हो सके, और इनका भी साथ दें। ये अकेले कुछ नहीं, बाकी आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का निश्चय ही इनका साथ है, तो वाकई जीत है। और जीत के लिए एक बार साथ आना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक बार। जय हिंद साथियों।